एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। आइए पहला प्रश्न आज का देखिए आप सभी। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, नंबर नहीं हम डाले हैं, आप डालते हुए देखिएगा। पहला प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी का विशिष्टता क्या नहीं है। प्रयोजनमूलक हिंदी की क्या विशिष्टता नहीं है। अब जब आप पूरी तरीके से आप पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। देखिए, अनुपयुक्तता है, भाषिक विशिष्टता है, आर्य वैज्ञानिकता है, ये भी सबको पता है। कलात्मकता नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सिर पर देखेंगे, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का क्या अर्थ है। सर्कस देखना, तुरंत भाग जाना, कुतर कतर सॉरी करतूत दिखाना, चोट पहुंचाना, तो तुरंत भाग जाना क्या होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह तीसरे नंबर का प्रश्न है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है। यही प्रश्न आपको बताना है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है। अनिष्ट अनिष्ट, बुरा निष्ठहीन, अचल अचला, पर्वत नारी, अंश अंश, हिस्सा कंधा, तुरंग तुरंग, लहर घोड़ा। अब आपको बताना है, ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अलग से भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है भेद सही नहीं है, जैसे अनिष्ट का बुरा होता है, अनिष्ट का निष्ठाहीन हो जाता है। अंश मतलब हिस्सा होता है, अंश मतलब कंधा होता है, नोट कर लीजिएगा। तरंग मतलब लहर होता है, तुरंग मतलब घोड़ा होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अचल मतलब पर्वत होता है, अचला मतलब क्या होता है, यही आपको बताना है। तो अचला मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे आप, पृथ्वी होता है। क्या होता है, पृथ्वी। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। आंसर होगा बी, नोट कर लीजिएगा। अचला मतलब नारी नहीं होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो चौथा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए ध्यान दीजिए। दी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। आइए, रिचर्ड, क्रोचे, प्लेटो, इलियट। आपको बताना है कौन है दी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक। तब आपको बताना है यहाँ पे, आइए रिचर्ड, ए ऑप्शन। प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है, तो इयोन है। क्या है, नोट कर लीजिए, इयोन है। यहाँ पे देखेंगे क्रोचे की पुस्तक का क्या नाम है, इस्थेटिक है, इस्थेटिक, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इलियट की पुस्तक का क्या नाम है, द सेक्रेड वुड, आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके समक्ष, यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सी शब्द शक्ति है। 2 पंक्ति दी हुई, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह मोह कह भोगू। तो एक चीज़ आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। अभिधा, आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती, लक्षणा, बताएंगे आप। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या होगा, तो यहाँ पे आर्थी व्यंजना होगा। कौन सी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना आप देखेंगे, आर्थी व्यंजना किसे कहते हैं, तो आर्थी व्यंजना कहते हैं जहाँ व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होता है, ठीक है। अरे शाब्दिक व्यंजना, जहाँ पे व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होगी वो शाब्दिक व्यंजना हो जाएगा। आर्थी व्यंजना वहाँ होगी जहाँ पर व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होगी, वहाँ पे आर्थी व्यंजना हो जाएगी। ये दोनों में लक्षण है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे शाब्दी व्यंजना क्या है और आर्थी व्यंजना क्या है। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य पहचानना है। तो वाक्य कुल 3 प्रकार के होते हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आप बताएंगे कौन सी संयुक्त व्यंजना है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। यहाँ पे आपको संयुक्त वाक्य बताना है। सरल वाक्य उसे कहते हैं जहाँ पे एक कर्ता और एक क्रिया होगी, वह सरल वाक्य होगा। मिश्र वाक्य कहेंगे जहाँ पे एक
कार्य दूसरे पे डिपेंड होगा, समझ रहे हैं। और इसके बाद संयुक्त वाक्य में आप देखेंगे योजक चिन्ह होगा, हो सकता है और, लेकिन, ये सब जहाँ आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अब आपको बताना है कि किसमें है संयुक्त व्यंजन। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, जब तुम लौट कर आओगे तब मैं जाऊँगा, आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इसमें ए होगा, जिसमें देख रहे हैं आप योजक चिन्ह में और आ गया, तो आप कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मतैक्त में कौन सी संधि है, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़। संधि बतानी है। जब को संधि की एक छोटी सी परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जहाँ पे वर्ण मिलेंगे वहाँ पे संधि होगी, याद रखिएगा। जहाँ पे शब्द मिलेंगे वहाँ पे समास होगा। दो शब्द के मेल को समास कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे देखिए मतधन ऐक्य होगा, मतैक्य, मतधन ऐक्य होगा, मतैक्य। तो यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे मत धन एक हो गया, ठीक है, एक के होगा, ठीक। तो यहाँ पे मतैक्य हो जाएगा, वृद्धि संधि होगी, कौन सी संधि, वृद्धि संधि, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, विदोही, वे देही, वैदेही, विदेही। बताएंगे कौन सा शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो होगा वैदेही, सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पे देखेंगे कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्द आते हैं, जैसे अनाधिकार आता है, अनाधिकार, ये बार बार पूछा जाता है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, क्या होता है, अनधिकार होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ये छत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये छत्र गलत होता है, ये छत्र सही होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पे प्राण, प्राण पूछा जाता है, ये प्राण नहीं प्राण होता है, क्या होता है, प्राण होता है, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष, ये प्रश्न है, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, उसे क्या कहते हैं। जहाँ पे कंपन होगा उसे क्या कहेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। नासिक की ध्वनि, काकल्य स्पर्श ध्वनि, घोष ध्वनि, महाप्राण ध्वनि, तो वह घोष ध्वनि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घोष ध्वनि। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरा, अपनी ढपली आप बजाना, अपने मन की करना, हृदय में समाना, बुरी तरह पछताना, अपना हाल बताना, ठीक है। आप बताएंगे प्रश्न में क्या होगा, तो ये होगा अपने मन की करना, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है। एक ही लाठी से सबको हाँकना, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ओछे की प्रीत भालू की भीत, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अब आपको बताना है क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न का, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, क्या होगा इसका, तो ओछे की भीत बालू की प्रीत, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, ध्यान दीजिएगा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे बहुत अतिशयोक्ति तरीके से वर्णन किया जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये भी आजकल अलंकार के अंदर से प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा अलंकार कितने प्रकार का है। तो अतिशयोक्ति अलंकार 2 प्रकार का है, कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अतिशयोक्ति अलंकार कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा, एक पहला है रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा है भेद का अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये भी अलंकार से प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देख रहे हैं त्यों त्यों आया है, यहीं से आप अलंकार को पकड़ लेंगे। यदि आप थोड़ा सा भी अलंकार पढ़े हुए हैं तो इस अलंकार को आप बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास अलंकार है, ठीक। नेक्स्ट आगे चलिए,
अगला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपके समक्ष। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? उत्तर का दक्षिण, अनुत्तर, पूर्व, प्रश्न। चलो बताओ। तो प्रश्न भी होगा। अब आप बताइए क्या नहीं होगा। नकारात्मक दृष्टि से प्रश्न पूछा गया है। उत्तर का विलोम क्या नहीं होगा? ठीक है, उत्तर का विलोम अनुत्तर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अनुत्तर। बाकी उत्तर का दक्षिण होगा। उत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर देना, पूर्व तो होगा ही। ठीक, अब आपको बताना है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा, खग। अगला प्रश्न छोटा सा प्रश्न, मजेदार है। कभी कभी जो भी प्रश्न कहा जाता है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ठीक, तो ये छोटे छोटे प्रश्न यदि आते हैं तो बन पाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। ध्यान दीजिए, खग का अर्थ नहीं है। अब बताओ, आकाश, बाण, तारा, पक्षी। खग का अर्थ नहीं है। खग का अर्थ नहीं है। अब आपको बताना है क्या नहीं है। क्या नहीं है? तो आकाश नहीं है। आप देखेंगे खग का अर्थ है क्या क्या, तो तारा भी है, बाण भी है, पक्षी भी है। ठीक, और नहीं है आकाश का क्या क्या होगा? गगन होगा, अंबर होगा, नभ होगा, व्योम होगा, अभ्र होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? धनुष का पर्याय नहीं है। सरासन, असी, कोदंड, पिनाक। अब आपको बताना है क्या नहीं है। ठीक है, तो बताएंगे आप, धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष का पर्यायवाची तो ये असी नहीं है। असी क्या है? नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तीनों है, पिनाक है, सरासन है और कोदंड है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, और धनुष का एक चीज़ आप देख लेंगे क्या क्या होगा, इसे भी तो थोड़ा क्लियर करके चलिएगा। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द है, ये है सरासन है, ठीक है, कोदंड है, पिनाक तो है ही है, मैंने बात कर ली। एक सारंग है, एक चाप है, एक कमान है। एक सांप है, एक चाप है, एक कमान है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। एक बहुत बार पूछा जाता है, तलवार। ठीक है, तलवार का क्या होगा? तो इसका होगा, तलवार का पर्यायवाची होता है असी, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, कृपाण, शमशीर। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा। ब्रज भाषा का अस्थाई रूप नहीं है। जादोबाटी, डांगी, सिपाड़ी, सिकरवाड़ी। अब बताना है कि ब्रज भाषा का अस्थाई रूप नहीं है। ब्रज भाषा का अस्थाई रूप नहीं है तो क्या नहीं है? तो ये सिपाड़ी नहीं है। सिपाड़ी नहीं है ब्रज भाषा का अस्थाई रूप। ठीक है, सबको पता है कि ब्रज भाषा कहाँ से निकली है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा में कौन कौन आता है? हाँ, एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, ब्रज भाषा में कौन सा क्षेत्र आता है? प्रश्न बनता है तो मथुरा आता है। क्या आता है? मथुरा आता है। नोट कर लीजिए थोड़ा साफ सफाई से, ध्यान दीजिए। एक तो मथुरा आएगा, ठीक, मथुरा आएगा, इसके बाद आगरा आएगा, नेक्स्ट आएगा अलीगढ़ आएगा। क्या आएगा? अलीगढ़ आएगा। बरेली आएगी, ठीक, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। ये जो भरतपुर हमने आपको बताया, यह राजस्थान का बेल्ट ले लेता है, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, यहाँ पे मजेदार प्रश्न है। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहेंगे? अर्थ, भाव, लिपि, अक्षर। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मजेदार प्रश्न है। क्या कहेंगे? तो लिपि कहेंगे। क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। अब पूछा जा रहा है कि लिपि किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जिस चिन्ह को मान लिया गए वे ही क्या है? लिपि हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न छोटा करते हैं, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। ये है प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? बंगला, कोंकणी, गुजराती, संस्कृत। चलिए यहाँ पे आपको बताना है देवनागरी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है। तो बताएंगे आप, तो नहीं आती है देवनागरी के अंतर्गत, तो बांग्ला नहीं आती है। बांग्ला भाषा नहीं आता है, नहीं आती है। बांग्ला जो लिपि है यह किसकी है? तो यह पूर्वी नागरी लिपि का ही एक परिमार्जित रूप है। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी कौन कौन सी आती है देवनागरी लिपि में? तो ये कोंकणी आती है, संस्कृत आती है, गुजराती आती है। इसके बाद कौन आती है? तो एक आती मराठी आती है और
गढ़वाली आती है। ये सारी भाषाएं किस में आती हैं? तो देवनागरी लिपि में आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा मजेदार है, ध्यान दीजिए। नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? अच्छा प्रश्न है। दर्द जहां नीला है, क्या है? नीला है। यह रचना कब लिखी गई? तो 1977 में लिखी गई थी। अब आपको बताना है कि इसके लेखक कौन हैं, ठीक है, यही आपको बताना है। तो नवगीत विधा, और नवगीत विधा का जो संकल्पना थी वह कब की है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। तो इसके लेखक कौन है? तो पहले प्रश्न का उत्तर देखिएगा। दर्द जहाँ नीला है, इसके रचनाकार कौन है? तो ये है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह जो हैं ये कब लिखे थे? तो 1977 में लिखे थे। राइट, आगे चलते हैं। आप देखेंगे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, जैसे रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयांचल और दिवालोक, समय की शिला, इनकी क्या है? महत्वपूर्ण है। नवगीत विधा किसकी देन है? ये प्रश्न बनता है। तो यह प्रश्न जो है इसके शुरुआती जो है ये है इस नवगीत विधा के जन्मदाता जिसे माना जाता है राजेंद्र प्रसाद सिंह को। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1958 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? तो 1958 ईस्वी में हुई है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक है वीरेंद्र मिश्र। वीरेंद्र मिश्र ने नवगीत की संकलन जो किया था, उसमें इनकी जो रचनाएं हैं जैसे गीतम है, लेखनी है, बेला है, अभिराम है, चल मधुवंती है। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुंवर बेचैन जी की नवगीत में कुछ रचनाएं, जैसे पिन बहुत सारे 1972 में इन्होंने लिखा, सामियाने के कांच 1983 में लिखा, सामियाने के कांच 1983 में लिखा। एक बात देखेंगे कि एक और बहुत महत्वपूर्ण रचना जो पूछी जाती है, महावर इंतजारों का, महावर जो पैरों में लगाया जाता है, तो कह रहे हैं महावर इंतजारों का 1983 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। यहाँ पे देख पा रहे हैं रविंद्र भ्रमर की जो रचनाएं हैं वो उसका क्या नाम है? तो एक तो है सोन मछली मन बसी, सोन मछली, मछली है, मछली नहीं है, सोन मछली मन बसी। दूसरी है रविंद्र भ्रमर के गीत 1963 ईस्वी में। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी कविता में फैंटेसी का प्रमुख प्रयोक्ता कौन है? तो सबको पता है मुक्तिबोध जी हैं। फैंटेसी के लिए मुक्तिबोध जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका उपनाम है, याद रखेंगे, मुक्तिबोध इनका उपनाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, निराला के नाम से जाने जाते हैं। महादेवी व्रत, चारों यहाँ पे आप देखेंगे ये दो छायावादी हैं, महादेवी और निराला। यहाँ पे प्रश्न का उत्तर है क्या बताना है, ये इस पे आपको ध्यान देना है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए है। तो ये कौन है? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। और गजानन माधव मुक्तिबोध की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी है, जैसे चाँद का मुंह टेढ़ा, इसका प्रकाशन है 1964। भूरी भूरी खाकधूल 1980। अंधेरे में एक स्वप्न का कथा है जो ब्रह्म राक्षस, इनकी और रचना है। भूल गलती है, मेरे लोग, इसे आप नोट कर लेंगे। मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, मुझे याद आते हैं, ये इनकी क्या है? कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी कहानियां हैं, कहानी पूछी जाती है। काठ का सपना है। इसके बाद देखेंगे आप सतह से उठता हुआ आदमी। आलोचनात्मक रचनाएं भी इनकी हैं। मुक्तिबोध की डायरी, साहित्यिक डायरी, ये कुछ इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आगे ले देखेंगे अगला प्रश्न, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक के रूप में, यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो ये बताना है आपको। तो किसने किया है? तो किया है मुक्तिबोध जी ने। मुक्तिबोध से देख रहे हैं इस सेट में 2 प्रश्न आपको मिल गए। किसने किया है? तो मुक्तिबोध जी ने किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, रश्मि लोक के रचयिता कौन है? ये प्रश्न है, ध्यान दीजिए। रश्मि लोक के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो रश्मि लोक के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, एक काव्य संग्रह है जिसमें आपने देखा होगा संचयिता है, सपनों का धुआं है, रेणुका है, ओंकार है, रसवंती है और सामधेनी बापू। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न
ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, प्रश्न को लाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? ये प्रश्न मजेदार है और साहित्य का यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जब साहित्य जी का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उन्होंने यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात आई तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती हैं, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। एक तो पूछा जाता है द्विवेदी जी की रचना में देवी स्तुति शतक, जिसका प्रकाशन द्विवेदी जी ने 1892 ईस्वी में किया था। एक है नयसद चरित चर्चा। नेक्स्ट देखेंगे, एक है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र बहुत लोगों ने लिखा है, एक तो भरत जी ने लिखा है और इनका भी आप नोट कर लीजिएगा। नाट्यशास्त्र इन्होंने 1912 ईस्वी में लिखा था। एक है संपत्ति शास्त्र, रसक रंजन, वाग्य विलास और एक है विचार विमर्श। ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं थी जिसे हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का, ऋषि ऋतु संहार का, मेघदूत का, आंखों की किरकिरी का। यह आपको बताना है। तो किसका अनुवाद है? तो नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न टीजीटी 2021 में पूछा गया था। ध्यान दीजिए, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99, 105। तो कितने का हुआ है? तो 105 का। आपको बताना है जैसे शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का जो है कि निरूपण किया गया, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो आगे आप देखेंगे और इसी ग्रंथ में भूषण जी की यह प्रसिद्ध रचना थी शिवराज भूषण, इसी में अलंकारों की बात पूछी गई है। 99, इसमें 105 में 99 अलंकार क्या है? अर्थालंकार है, 4 शब्द अलंकार है। ठीक, आगे देखेंगे, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरानन के ऊपर है छलके। पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशव, कुलपति मिश्र, मतीराम, चिंतामणि। अच्छा प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। तो यह पंक्ति किसकी है? तो चिंतामणि की है। सॉरी, डी ऑप्शन आपका सही होगा, चिंतामणि की यह पंक्ति है। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? किस आचार्य की को जो है कि जाना जाता है? ठीक है, भेदवाद के नाम से। अच्छा प्रश्न है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जाना जाता है निम्बार्काचार्य को। इन्हीं को हम भेद के नाम से भी जानते हैं। निम्बार्काचार्य ने वैरागियों के 4 संप्रदाय के अंतर्गत प्राचीन संप्रदाय है। चारों में इनका क्या है? सबसे प्राचीन है। आप देखेंगे रामानुजाचार्य का कौन सा संप्रदाय है? तो विशिष्टा द्वैतवाद है। मध्वाचार्य का क्या है? जो अभी पूछा गया था, जो है कि EMRS की परीक्षा में एग्जैक्ट पूछा गया था मध्वाचार्य। 4 ऑप्शन देखिए, इनके संप्रदाय का नाम क्या है? तो द्वैतवाद है। क्या है? द्वैतवाद है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विष्णु स्वामी है, इनके संप्रदाय का नाम शुद्ध द्वैतवाद है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं? गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदयराम। तो कौन नहीं है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। राम भक्ति परंपरा के कवि नहीं है तो गदाधर भट्ट। ए ऑप्शन आपका सही। बाकी हृदयराम, नाभाराम और तुलसीदी ये तीनों कवि हैं। नेक्स्ट, अब आपको अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न हर परीक्षा में तय रहता है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुब। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आप सभी बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। चलो, तो ये मधुमालती जो है कुतुबन की नहीं है। मधुमालती किसकी है? मधुमाली मंझन की है, मंझन जी की है। ठीक है, चलिए आप अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा कर देते हैं। अब आपको बताना है प्रश्न क्या पूछ रहा है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तुलसीदास, रहीम, कबीर, सेनापति। किसकी हैं ये आपको बताना है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान, सरयू में संकलित, बताएंगे। तो ये किसकी है? तो कबीरदास जी की है। कबीर की एक रचना है जिसे आप सभी जानते हैं, बीजक नाम है। बीजक के कितने भाग हैं? 3, साखी, शबद, रामायणी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा।
ठीक है। चलिए, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई है? कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास, मलुकदास। अब प्रश्न बन रहा है किसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई है? तो गुरु नानक देव। इनका जन्म तलवंडी में हुआ, यह प्रश्न पूछा जाता है। सॉरी, मैंने 1900 लिख दिया। इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। यह प्रश्न इकलौता पूछा जाता है। ठीक है, अब कहाँ पड़ता है? तो लाहौर में पड़ता है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ पड़ता है, तो लाहौर में पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक, चलिए, इनकी माता का नाम तृप्ता था, पिता इनके कालूचंद खत्री थे, पत्नी इनकी सुलक्षणी थी, और इनके पुत्र के नाम थे श्रीचंद, ठीक, और लक्ष्मीचंद। ठीक, जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, इनके पुत्र श्रीचंद ने। इनकी कुछ रचना नानक जी की पूछी जाती है, नोट कर लीजिएगा, जैसे जपूजी साहब, आस दीवार, रहीरास, रोहिला। रोहिला कई बार पूछी गई किसकी रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट, ये प्रश्न आपके समझ रहा। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हिमतरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि, करड़ा भरड़। आपको बताना है कृपाराम की पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, पुरानी पुस्तक है हिम तरंगिणी। ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसका प्रकाशन हुआ है 1541 ईस्वी में। कब हुआ है? 1541 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? हेमचंद, जोइंदू, धनपाल, सोमनाथ। अच्छा प्रश्न है, बताओ सभी लोग। तो किसने किया है? जोइंदू ने किया है। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। दान वाक्यावली के लेखक को बताना है आपको। अब आप बताएंगे, नेक्स्ट प्रश्न को उत्तर दीजिए। दान वाक्यावली के रचनाकार है विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। तो किसकी है दान वाक्यावली? तो यह है विद्यापति की। किसके है? विद्यापति की। विद्यापति से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यापति के मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक, और भूषण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम प्रश्न का आंसर बताएंगे आपको, विद्यापति जी हैं। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये किसके हैं भाई? तो इनकी ही रचना है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की हिंदी साहित्य का विमर्श। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्क्रेच ऑफ हिंदी लिटरेचर, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको बताना है तो कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका क्या होगा? तो ये होगा जो है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, इसके रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक है मरुधर मृदुल, हरि सुमन विष्ट, सितेश आलोक, वल्लभ डोभाल। तो कौन है ये बताना है। खुली आंखों का सपना के लेखक हैं मरुधर मृदुल। हो सकता है यह प्रश्न आपके लिए नया हो, ये ऑप्शन सही, आप नोट डाउन कीजिएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आप ध्यान देंगे। बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्ताज लिखा, राघे राघव, अमृतराय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे तूफानों के बीच, तो याद रखिएगा तूफानों के बीच का जो प्रकाशन वर्ष हुआ है वह 1941 ईस्वी में हुआ है। यह राघे राघव जी का है। किसका है? राघे राघव जी का। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कीती है जिनके साथ जिया युग पुरुष, यादव की तीर्थ यात्रा, औरों के बहाने। वही राजेंद्र यादव हैं मन्नू भंडारी के पति, जिन्होंने दोनों ने मिलकर एक रचना की है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कौन सी इनकी रचना है, तो यही आपको बताना है। तो औरों के बहाने इनकी संस्मरण है। क्या है? इनकी संस्मरण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया। यहाँ पे जितनी रचनाएं हैं सभी दलित जीवन पे आधारित है। तो आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे कि कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, ये मुर्दहिया, मणिकर्णिका दलित साहित्यकार हैं डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, ये दोनों तीनों आत्मकथाएं हैं। वट वृक्ष की छाया ये क्या है, ये आपको बताना है।
तो यह वट वृक्ष की छाया कुमुद नागर द्वारा लिखी गई है। किसकी द्वारा लिखी गई है? कुमुद नागर द्वारा यह लिखी गई है। यह जो लिखी गई है वट वृक्ष की छाया कुमुद नागर ने लिखा है। अमृत लाल की जीवनी लिखी है। किसकी? तो अमृत लाल की जीवनी लिखी है। आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा है, रेखा चित्र है। तो आपको बताना है, तो यह आत्मकथा है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। आस्था के चरण किसके निबंध का संग्रह? निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, नगेंद्र। तो ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है। तो यह किसका है? तो यह नगेंद्र जी का है, हिंदी साहित्य के। यदि आप देखेंगे तो रीतिकाल के यहाँ प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, ध्यान दीजिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। कुटज क्या केवल जी रहा है? यह कथन है, पूछा जा रहा है। कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। यह पंक्ति किस निबंधकार की है? वृंदावन लाल वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह पंक्ति किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है कुटज। नेक्स्ट देखेंगे जो है कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, ध्यान दीजिएगा। सोमा बुआ किस कहानी की पात्र हैं? क्या बताना है यहाँ पे? आप याद रखेंगे। देखिए, सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र हैं? सोमा बुआ को बताना है, तो यह अकेली कहानी की है। किसकी है? अकेली। ए ऑप्शन आपका सही। पंचलाइट किसकी है? शरणदाता किसकी है? मैकू किसकी है? तो आप याद रखेंगे, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, जो चैनल पे पूरा अपलोड है। आप समय निकाल के पंचलाइट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है निम्नलिखित, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, तावान। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो तावान सबको पता है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तावान मुंशी प्रेमचंद की है, जिसमें लगान लगाया गया, अंग्रेजों के ज़माने की यह कहानी है। तो यही सही है। ठीक, तावान में जो है कि मुंशी प्रेमचंद जी की है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, यह तीनों जयशंकर प्रसाद जी की है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है? पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, दादी माँ। तो जैनेन्द्र कुमार की कौन सी रचना है? तो चिड़िया की बच्ची। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं? मोहनदास नैमिषारण्य, जयशंकर प्रसाद करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरविंद राही। अभी तो आपने देखा था कि राही नाम से एक महिला लेखिका थी, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अरविंद राही भी एक लेखक आपको नए हो सकता है मिल रहे हों। तो यह किसकी है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, वृंदावनलाल वर्मा, उपेंद्रनाथ कमलेश्वर। तो सुबह दोपहर शाम किसकी रचना है? तो यह रचना है कमलेश्वर जी की। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। आपको बताना है कि किससे हुआ है? तो यहाँ परीक्षा गुरु में हुआ है। परीक्षा भी एक परीक्षा है। उपन्यास जब पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका है? मैत्री पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, वृंदा करात। आपको बताना है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका है? तो प्रभा खेतान है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूट, जानकी मंगल, इंद्र सभा, यक्षगान। तो एक घूट किसका है बताएंगे आप सभी। एक घूट 1930 में किसने लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। कुछ आलोचक हिंदी की प्रथम एकांकी भी इसे मानते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? हत्या के बाद, अंधी गली, डॉक्टर, नवप्रभात। तो कौन सी नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये अंधी गली इनकी नहीं है। अब
यहाँ पे देखेंगे हत्या के बाद किसका है, ये तो ये तीनों किसका है, तो ये तीनों इन्हीं का है। ठीक, नेक्स्ट अब अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देंगे, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक के रंगमंच के अनुकूल, यह कथन किसका है। तो बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये स्वयं जयशंकर प्रसाद ने कहा था, क्योंकि इनके नाटकों पे बहुत आरोप लगाए जाते थे कि इनके जो है कि नाटक रंगमंच के, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से इन्होंने नाटक लिखा था, तो प्रसाद जी का यह नाटक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इनके लिए यह चीज़ें आक्षेप लगाते हैं समीक्षक। तो इन्होंने स्वयं के लिए कहा था कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, सबको पता है, दामोदर शर्मा है। बहुत ईजी प्रश्न है, जो प्रश्न सही ईजी है वहाँ समय नहीं बर्बाद करेंगे। डी ऑप्शन आपका सही होगा। भाषा योग वशिष्ठ के रचना काल है, कब का है, तो भाषा योग वशिष्ठ, तो यहाँ पे आपको बताना है 1730, 1741, 1750, 1761, तो 41 है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इतिहास तिमिर नाशक के लेखक पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है इनके, तो सबको पता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद इनको उपनाम मिला था क्योंकि यह उस समय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ज़्यादातर उर्दू की तरफ हिंदी को छोड़कर उर्दू में रचनाएं करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें इस सितारे हिंद की उपाधि दी थी। ध्यान दीजिएगा। ये अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के दर्शन से प्रभावित हैं। मार्क्सवादी दर्शन, राष्ट्रवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन, गांधीवादी दर्शन। तो रंगभूमि उपन्यास सबसे पहले आप बताएंगे किसका है, तो रंगभूमि उपन्यास किसका है भाई, प्रेमचंद जी का है, और इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ है। कब है, 1925 ईस्वी में यह है, और यह गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है, क्योंकि काफ़ी बार जो है कि प्रेमचंद जी गांधी जी से मिलने गए, कई बार मिल नहीं पाए। जब आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आपकी समक्ष है, द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ बताना है। नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, सुंदर स्त्री। तो यहाँ पे याद रखेंगे, नारी का अपमान कभी न समाप्त होने वाला। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका सही होगा, कभी न समाप्त होने वाला। जब उनका चीर हरण हुआ तो यह उनका वस्त्र कभी समाप्त नहीं होने वाला था। ठीक है, ध्यान दीजिए। देशभक्ति में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है। तो देश के लिए भक्ति क्या होगा, इसका समास विग्रह, यही आपको बताना है। देशभक्ति में होगा देश के लिए भक्ति, जहाँ पे चिन्हों का प्रयोग होगा वहाँ पे कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। उत्धन हरण, उद्धरण, तदधंधित, तद्धित, वाक्धन जाल, वाकजाल, रसधन आयन, रसायन। तीनों में आपको बताना है कौन सी व्यंजन संधि नहीं है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं रसायन में नहीं है, बाकी तीनों में व्यंजन संधि है। देखिए, वाक धनजाल, उत धन हरण, तत धनधित, तद्धित। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे, पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय। यहाँ पे वाक्य शुद्धि में भी यह प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सीधा होगा पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय, या पूजनीय नहीं है तो पूज्य माना जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपके समक्ष, देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य, अमर, देव, सुधाकर। तो देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सुधाकर नहीं है, भानु, भास्कर, दीन दिवाकर, ये सब सूर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखेंगे, मोहन, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण पहचानना है, चौगुना। तो आवृत्तिवाचक है, परिणामवाचक है, संकेतवाचक है, सर्वनामिक। तो यहाँ पे आवृत्ति हुई है, पहला 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो आवृत्ति हुई है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीब, गरीब की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है, विशेषण है, विशिष्य है, जातिवाचक है, भाववाचक है। गरीब की सहायता करो, आप बताएंगे यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न में। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे गरीबी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पूरी अगला प्रश्न है, नेक्स्ट देखेंगे, तीक्ष्ण का विलोम होगा मंद, तीव्र, प्रखर और क्षीण। तीक्ष्ण का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तीक्ष्ण का मंद हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद
भेद वाले प्रश्न आजकल रिपीट हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक। नोट कर लीजिए, सकर्मक और अकर्मक। आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, माता पिता की सुरसा करनी चाहिए। सुरसा वाक्य शुद्धि में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। यहाँ पे शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो शुद्ध वाक्य में क्या होगा, तो देखेंगे आप, सी ऑप्शन सही होगा, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, नेक्स्ट में, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। ये प्रश्न है आपके समक्ष, तो आपको बताना है अंचल किस साहित्यकार के उपनाम है। हरिवंश राय बच्चन इनका उपनाम है, बाल कृष्ण शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है प्रेम सागर, प्रेम सागर किसकी रचना है, तो प्रेम में व्यक्ति लल्लू हो जाता है, लल्लू लाल की। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, अलंकार से भी प्रश्न इस बार परीक्षा में पूछा गया है, जहाँ से आप याद रखेंगे। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं, तो बताना है 5, 6, 10, 2। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार, यही प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, तो भेद कितने हुए, 2। अब देखेंगे नेक्स्ट, दी गई पंक्ति के छंद बताइए। सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लगाएंगे, नंबर ही लगाइए यहाँ पे, यस, 1 मिनट ध्यान दीजिए। सीधा प्रश्न पूछा गया है, चौपाई है, दोहा है, सुरठा है, बरवे है। तो ये इस प्रश्न का आप आंसर दीजिएगा, तब तक हम यहाँ पे मात्रा की गणना करते हैं। एक 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 यहाँ पे देखेंगे, एक एक यहाँ पे 2, 1 2, इसके बाद देखेंगे एक, यहाँ पे 2, फिर 2 होगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएँ आ रही, 16 मात्राएँ दोनों में हैं, मिला लीजिएगा, तो यहाँ पे 16 मात्रा आएगी, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चौपाई हो जाएगी। चौपाई लिखा होगा तो 16 मात्रा होगी, चौपाई होगा, एक चौपाई लिखा होता है उसकी मात्रा 15 होती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आचार्य भरत के रससूत्र के उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की। एक प्रश्न यहाँ से भी तय होता है, अनुमितिवाद किसकी है, तो यह श्री शंकुक जी की है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब पूछा जाएगा अभिनव गुप्त का क्या है, तो अभिव्यक्तिवाद है इनका। ठीक, नायक क्या करता है, भोगता है, तो इसका क्या हो जाएगा, भुक्तिवाद। यहाँ पे देखेंगे भट्ट लोल्लट, लोल्लट क्या क्या होता है, लोल्लट से ल से आप समझ लिए कोई लड़के की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, उत्पत्तिवाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे निश्चल का संधि विच्छेद है, निधनचल, 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 निधन अचल, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निधनचल। नेक्स्ट, चौराहा शब्द में समास है, तो तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, जहाँ पे संख्यावाची आएगा द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, पश्च स्वर, उ ऊ, अग्रस्वर, एक मिनट ध्यान देंगे, पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत, पश्च विवृत। मज़ेदार प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, आप बताएंगे क्या होगा भाषा की दृष्टि से, तो उ क्या होता है, पश्च समृद्ध हो जाता है, क्या होता है, पश्च समृद्ध, डी ऑप्शन आपका सही होगा। आप बोल के इन प्रश्नों को थोड़ा सा भाषा विज्ञान को एक बार दोबारा देख लेंगे। मुख्य द्वार के आधार पर जो बंद होता है उसे ही हम, उसका उच्चारण स्थान यहाँ पे पूछा गया है। जब मुख्य द्वार बंद होगा उसमें क्या क्या आएगा, ई उ ऊ, तो अ जो होता है मध्य में आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है। यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मोहिनी खाती होगी, उसने खाया है, मोहन ने पढ़ा है। आपको बताना है भूतकाल, भूतकाल की यहाँ पे आपको बताना है वाक्य, तो क्या हो जाएगा, यदि वह जाता तो मैं भी जाता, यह क्या हो जाएगा, भूत वाक्य में हो जाएगा। और आपसे पूछा जाता है भूतकाल, ये तीनों कितने हैं, किस में है, तो वर्तमान काल में, मोहिनी खाती होगी, उसने खाया है, उसने पढ़ा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल, यहाँ पे देखेंगे संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य वर्तमान काल। तो क्या होगा भाई, वह काम बहुत ढंग से करता, तो वाक्य का काल होगा तो सामान्य वर्तमान काल होगा, क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये रहा आपका टोटल 100 प्रश्न,
लगभग आप याद रखेंगे। मैंने तो इसमें नंबर नहीं डाला था, बट 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न आपको कैसे लगे, प्रश्नों का नेचर कैसे लगा, कौन से प्रश्न आपको इजी तरीके से आए, कौन से प्रश्न रिपीट हुए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका भी आप उत्तर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते। आपका दिन शुभ हो।